स्क्रीन वगैरह शेयर हो जाए तो बताइएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस यूनिटी की जरूरत है। दुश्मन ने आप लोगों को जो है ना डिवाइड कर दिया है। अच्छा, तो हम यहाँ पे पोल्ट्री साइंस के कर रहे थे। ये हमारी 3 क्लासेस, मंडे ट्यूसडे वेनसडे। फिर दोबारा बता रहा हूँ ताकि सबको क्लियर हो जाए चीज़ें। जो है ना, पोल्ट्री साइंस की होती हैं 2 क्लासेस, हमारी थ्योरी की होती हैं। तो इसके हमने क्वेश्चन आई थिंक 170 तक किए थे, जो मुझे याद आ रहा है। अपनी पिछली 3 सीरीज में हमने 70 तक किए थे। स्क्रीन वगैरह शेयर हो गई है, मुझे बताएं इरफान। क्लियर है, स्क्रीन शेयर है। ओके। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन किए थे। अर्ली मोल्टर्स आर, यहाँ तक हमने किए थे। ठीक है, जो अर्ली जिनकी मोल्टिंग होती है वो अच्छे लेयर नहीं होते, यहाँ तक हमने किए थे। आज 71 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट हम देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द लेट मोल्टर्स। लेट मोल्टर्स के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है, कौन सी? तो क्या क्या है ऑप्शंस में? लेट मोल्टर्स आर गुड लेयर, ठीक बात है। पहली पॉइंट सही है, जो जिनकी मोल्टिंग दे लेट से होती है वो गुड लेयर तस्लीम किए जाते हैं। उनके बाद इन लेट मोल्टिंग, ये कुछ और पॉइंट्स आपको मोल्टिंग के अकॉर्डिंग पता चल रही है। कब होती है? अक्टूबर के मंथ में, एंड वो 6 वीक्स में कंप्लीट होती है लेट मोल्टर्स। और तीसरी पॉइंट क्या है? दे कंटिन्यू टू ले एग्स ड्यूरिंग द मोल्टिंग पीरियड। जिनकी लेट मोल्टिंग होती है, शुरू में जिनकी मोल्टिंग हो जाती है ना, तो उनकी एग की प्रोडक्शन सीज हो जाती है। तो जिनकी लास्ट में होती है या लेट से होती है, फिर वो कुछ साइकिल्स उनकी एग की प्रोडक्शन की चल चल जाती हैं। और उसके बाद वो कुछ अंडे कंटिन्यू भी करते हैं, देते हैं। ठीक है, तो उनकी एग की प्रोडक्शन की साइकिल पे कोई असर नहीं पड़ता। तो ये तीनों पॉइंट्स जो है ना लेट मोल्टिंग के अकॉर्डिंग ठीक होती हैं। तो ऑल ऑफ दीज करेंगे, बट ये वीओ के हवाले से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कमर्शियली हाउसिंग सिस्टम फॉर पोल्ट्री, पोल्ट्री के लिए कमर्शियली हाउसिंग सिस्टम कौन सा है? डीप लीटर सिस्टम, केज सिस्टम, एक्सटेंसिव सिस्टम। तो आपने याद रखना है, पोल्ट्री जो है ओवरऑल कुछ में होता है, कुछ में होता है। ठीक है, सब ब्रीड्स में नहीं होता है ना, कुछ कुछ में होता है। ऐसा नहीं होता कि वो जैसे नॉर्मली देते हैं इसे, बट कभी कभी वो देते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है पोल्ट्री की कमर्शियली हाउसिंग में दोनों ही सिस्टम यूज होते हैं, डीप लीटर सिस्टम एंड केज सिस्टम। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। कमर्शियली डीप लीटर सिस्टम जो हमने पढ़ा भी था, जिसमें 8 से 12 इंच तक वो लीटर मटेरियल बिछाया जाता है फ्लोर पे। और केज सिस्टम जो केज की तरह था। तो ये दोनों कमर्शियली यूज होते हैं पोल्ट्री में, तो बोथ ए एंड बी हमारा ऑप्शन होगा। अभी यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पे आपने ध्यान देना है, 73 एंड 74 में। कमर्शियली हाउसिंग सिस्टम फॉर लेयर अगर पूछा जाए ना, लेयर का पूछा जाए, अगर आपको दोनों ऑप्शंस में मौजूद हैं, तो लेयर में डीप लीटर सिस्टम भी यूज होता है और केज सिस्टम भी यूज होता है, ये याद रखिएगा। बोथ करेंगे लेयर के केस में। वैसे ओवरऑल जर्नली अगर पूछा जाए पोल्ट्री में तो दोनों होते हैं, बट अगर डिवाइड करके ब्रॉयलर और लेयर का पूछा जाए, तो लेयर में आपने याद रखना है दोनों यूज करते हैं। लेयर को डीप लीटर फ्लोर पे भी रखा जाता है और केज सिस्टम में भी रखा जाता है। बट इन केस ऑफ ब्रॉयलर हाउसिंग में आपने याद रखना है सिंपली या ओनली डीप लीटर यूज किया जाता है। ब्रॉयलर को आप नहीं देखेंगे कि उनको केज में रखा जाता है। तो केज ब्रॉयलर में यूज नहीं होता है, ब्रॉयलर हाउसिंग में सिंपली डीप लीटर सिस्टम यूज किया जाता है। लेयर में दोनों कर सकते हैं, डीप लीटर एंड केज सिस्टम। ब्रॉयलर में सिंपली डीप लीटर यूज किया जाता है, ये आपने याद रखना है। बट वीओ के हवाले से ये सारे एमसीक्यूज नहीं है, बट ये आपकी नॉलेज बेस के लिए है। जो इंपॉर्टेंट है आपको बता रहा हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आ सकता है। आपको बहुत दफा बताया भी है, पोल्ट्री के स्टमक में कितने चेम्बर होते हैं। ठीक है, पोल्ट्री के स्टमक में कितने चेम्बर्स होते हैं? 2 चेम्बर्स होते हैं। सही है, 2 चेम्बर्ड होते हैं। एक होता है प्रोवेंटिक्यूलस, दूसरा होता है गिजर्ड। क्रॉप को आपने नहीं मानना है, क्रॉप स्टमक का हिस्सा नहीं होता। ये नेक के जो है ना साइड पे एक स्वेलिंग होती है, इन लार्ज पार्ट होता है जहाँ पे टेम्पररी स्टोरेज होती है फीड।
इसका एमसीक्यूज भी आपको बताया था। टेम्पररी स्टोरेज फीड का जब भी पूछा जाए तो वो होता है क्रैप। ठीक है, तो जब भी स्टमक का पूछा जाए तो आपने ये तीनों तस्लीम नहीं करने, दो करने। एक प्रवेंटिकुलस, दूसरा गिजर्ड। ठीक है, तो पोल्ट्री का स्टमक का जो देखो ना, तीन चैम्बर भी ऑप्शन में दिया है। आप क्रैब में कंफ्यूज हो सकते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूजन दूर कीजिएगा। टू चैम्बर्ड वाला ऑप्शन आपने करना है। ये नाम भी आपको बताएं, ग्लैंडुलर स्टमक एंड मस्कुलर स्टमक पोल्ट्री में किसको कहा जाता है रिस्पेक्टिवली? तो ग्लैंडुलर स्टमक कहा जाता है प्रोवेंटिकुलस को, एंड मस्कुलर स्टमक कहा जाता है गिजर्ड को। सही है, यह भी मैंने आपको बताया हुआ है। 77 क्वेश्चन पे क्या है, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ येलो कलर ऑफ एग योक इज ड्यू टू। ये क्वेश्चन आपके व्यू में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह का जो येलो कलर होता है वो किस वजह से होता है। तो आपने याद रखना है, जेंथोफाइल, केरोटीन, राइबोफ्लोविन, बायोटीन। तो जो केरोटीन होता है इसकी वजह से होता है। ठीक है, केरोटीन ये पिगमेंट है जो पोल्ट्री की फीड में दिया जाता है, जैसे मेज वगैरह है या लेफी मटीरियल से येलो पिगमेंट से ये फीड में खिलाए जाते हैं। फिर उनका जो अंडा आता है उनमें जो योक होता है उसका कलर येलो होता है। तो ये एक पिगमेंट की तरह काम करता है केरोटीन, जिसकी वजह वजह से एक का जो योक है उसका कलर येलो रहता है। ठीक है, जी जी ऐसा ही होता है। काऊ की मिल्क में भी हमने पढ़ा था डेयरी साइंस में केरोटीन। सही है। और बफेलो में आई थिंक केसीन हमने पढ़ा था वाइट कलर के लिए। तो ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज आ सकता है कि ये योग का कलर जो येलो है वो किस वजह से है, तो आपने याद रखना है केरोटीन। सही है, ये एमसीक्यूज अच्छा एमसीक्यूज है। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सॉफ्ट शेल एग्स आर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। सॉफ्ट शेल एग किसको कहा जाता है? जिसका एग्स का जो शेल होता है वो वीक हो बिल्कुल, या रबड़ की तरह हो, या बिल्कुल पतला हो। ठीक है, तो उसको सॉफ्ट शेल एग कहा जाता है इंस्टीड ऑफ हार्ड शेल, क्योंकि शेल हार्ड होना चाहिए ना अंडों का। बट यहाँ पे सॉफ्ट शेल में क्या होता है, वो बिल्कुल पतला होता है या वीक होता है या रबर की तरह होता है हल्का सा। तो ये किसकी कमी की वजह से होता है? आपने याद रखना है कि ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, फास्फोरस, कैरोटीन। तो आपने याद रखना है कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। सही है, कैल्शियम की, क्योंकि कैल्शियम असेंशनल होता है एग शेल फॉर्मेशन के लिए। हमने पढ़ा था ना वहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल, जब एग शेल की कंपोजिशन हमने पहले क्लास में पढ़ी थी, वहाँ पे आपको बताया था 94% जो है ना कैल्शियम इन्वॉल्व होता है शेल बनाने में। सही है, तो जब कैल्शियम की कमी होगी तो शेल क्या बनेगा? वीक बनेगा। तो उसको कहा जाता है सॉफ्ट शेल एग। जब भी पूछा जाए सॉफ्ट शेल एग किसकी कमी की वजह से होता है, तो कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। तो ये तो वो सही से डिपॉजिट नहीं हो पाता शेल में, इसलिए वो वीक रहता है। वैसे विटामिन D3 की वजह से भी हो सकता है। जी जी ऐसा ही है। या ओल्डर हैंड्स हैं या स्ट्रेस है उसकी वजह से भी हो सकता है, बट बेसिक कॉमन डिफिशियंसी आपने याद रखनी है कैल्शियम की वजह से होता है। 79 ये भी हमने कंडीशन पढ़ी थी कि एग विथ इन ए कंडीशन इज ड्यू टू। जब एक ही एग में दो अंडे आ जाएं तो ये किसकी वजह से ये कंडीशन होती है? डब्ल्यू के, कैल्शियम डिफिशियंसी, रिवर्स पेरास्टलाइसिस ऑफ ओविडक्ट, या फीडिंग ऑफ कॉटन एंड सीड के। ये रेयर कंडीशन होती है एग विथ इन एग, मतलब एक फुली फॉर्म्ड एग होगा, उसके अंदर दूसरा एग भी आ जाएगा। ठीक है, इससे ये किसकी वजह से होता है? जब एक जो है ना बैकवर्ड मूव करता है। एक तो क्या होता है कि एक बन के आगे जाता है, बट इस कंडीशन में एक बैकवर्ड मूव करता है ओविडक्ट की तरफ, और वहां से योक जो दूसरा योक होता है वो बन जाता है और वो आ जाता है शेल में। तो इस कंडीशन को एग इन ए कंडीशन कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना है, ये रिवर्स मूवमेंट होती है ओविडक्ट की। सही है, एक इन एक एग विथ इन ए कंडीशन होती है रिवर्स रिवर्स पेरास्टलाइसिस ऑफ ओविडक्ट। मतलब एक एक बन के बैकवर्ड जब मूव करेगा ओविडक्ट की तरफ, वहां से एक और योक आ जाएगा, जिसकी वजह से ये कंडीशन बन जाती है, जिसको कहा जाता है एग विथ इन ए कंडीशन। सही है, तो ये ओविडक्ट की रिवर्स होने से ये जो है ना बन जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ड्यूरिंग इंक्यूबेशन ऑफ चिकन एग, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, टर्निंग इज डन एटलीस्ट कितने टाइम टर्निंग की जाती है, एंड अप टू डैश डैश डेज फॉर ऑप्टिमम हैचेबिलिटी। तो अच्छी हैचिंग के लिए हम कितनी टर्निंग करेंगे और कितने दिनों में करेंगे, ये भी आपने याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हम पढ़ चुके हैं 8 टाइम्स करते हैं,
बट ऑप्शन में 8 टाइम्स यहाँ पे दोनों में मौजूद है। तो आपको बताया था फर्स्ट जो 18 डेज होते हैं इंक्यूबेशन के, फर्स्ट 18 डेज ये आपने याद रखने हैं, जिनको सेटर कहा जाता है। सही है। जो फर्स्ट 18 डेज होते हैं सिर्फ उसमें आपने टर्निंग करनी है 8 मरतबा दिन में। सही है। लास्ट जो 3 दिन होते हैं हैचिंग के वो होते हैं, उसमें अगर आप टर्निंग करेंगे तो वो एम्ब्रियो की डेथ हो जाएगी। तो आपने याद रखना है 8 टाइम्स इन अ डे फॉर 18 डेज ऑफ इंक्यूबेशन। ये हैचिंग के लिए अच्छी होती है ड्यूरिंग इंक्यूबेशन। सही है। ये दिन जरूर याद रखना है। और 21 दिन पे नहीं करते, टोटल 21 दिन आप टर्निंग नहीं करते, सिर्फ 18 दिन आप टर्निंग करते हैं 8 टाइम्स इन अ डे। सही है। तो ये आपने याद रखना है। और इसकी हमने एंगल भी पढ़ी थी 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे टर्निंग की जाती है। ये दो एमसीक्यूज। 81 क्वेश्चन क्या है कि ड्यूरिंग इंक्यूबेशन ऑफ चिकन ए कैंडलिंग इज डन बाय इलेक्ट्रिकल कैंडलर इन डार्क रूम एट। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि कैंडलिंग कब की जाती है। सही है। ड्यूरिंग इंक्यूबेशन जो कैंडलिंग होती है जिसमें हम देखते हैं एग्स को, जी जी, एग्स को कि अगर उनमें कोई इनफर्टिलिटी आ गई है या उसमें डेड एंड शेल आ गया है एम्ब्रियो का, तो उसको देखने के लिए कैंडलिंग की जाती है एग्स को चेक करने के लिए। तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो है ना कैंडलिंग कितने दिनों पे की जाती है। पहली कैंडलिंग की जाती है 7th डे ऑफ इंक्यूबेशन पे, और सेकंड कैंडलिंग की जाती है 18th डे ऑफ इंक्यूबेशन पे। सही है। तो ये आपने याद रखना है। तो 2 मरतबा कैंडलिंग की जाती है ड्यूरिंग इंक्यूबेशन, पहली 7वें दिन पे, दूसरी 18वें दिन पे की जाती है। सही हो गया। जिसमें देखा जाता है कि अगर उनमें कोई इनफर्टाइल एग है उसको बाहर निकाला जाता है। और जो लास्ट में की जाती है उसमें देखा जाता है कि कहीं एग्स में या उनकी एम्ब्रियो की डेथ तो नहीं हो चुकी है। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए कैंडलिंग की जाती है, ताकि वो जो इनफर्टाइल एग्स हैं या जो अंडे खराब हो चुके हैं उनको बाहर निकाला जा सके। तो ये कैंडलिंग का काम होता है 7th डे और 18th डे पे की जाती है। ड्यूरिंग इंक्यूबेशन फर्स्ट कैंडलिंग एट 7th डे इज डन टू डिस्कार्ड। किस चीज को निकाला जाता है, आपको ऊपर भी बताया। पहले ही जो 7वें दिन पे कैंडलिंग की जाती है उनमें जो इनफर्टाइल एग्स हैं उनको बाहर निकाला जाता है। सही है। जो इनफर्टाइल एग्स हैं उनको बाहर निकाला जाता है, ये आपने याद रखना है। और जो सेकंड कैंडलिंग की जाती है 18वें दिन पे, उसमें जो डेड इन शेल है, अगर शेल में डेड हो चुकी है एम्ब्रियो की, तो उसको बाहर निकाला जाता है। ये दोनों कैंडलिंग के प्रोसेस आपको पता हो कि कितने दिनों पे की जाती है, 7वें और 18वें दिन पे। पहले 7वें दिन पे जो इनफर्टाइल एग्स है उनको बाहर निकाला जाता है, और दूसरी कैंडलिंग 18वें दिन में जो उनकी शेल में डेथ हो चुकी है उनको बाहर निकाला जाता है। ठीक है। वो कैसे पता चलता है, ये नेक्स्ट एमसीक्यू है 84। ठीक है। ब्लड रिंग सीन ऑन कैंडलिंग ऑफ चिकन एग इंडिकेट्स। जब चिकन के एग एग पे ना ब्लड रिंग्स के निशान नजर आते हैं, ये कैंडलिंग में नजर आते हैं। ठीक है। कैंडलर, ये जो इलेक्ट्रिकल कैंडलर होता है वो अंडों पे लगाया जाता है डार्क रूम में। अगर आपको एग्स में ब्लड रिंग नजर आती हैं तो वो क्या होता है, उसको कहा जाता है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ। क्या कहा जाता है, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ कहा जाता है, और उन अंडों को बाहर निकाला जाता है। सही है। तो ये आपने याद रखना है, जब भी ये क्वेश्चन आ जाए कि ब्लड रिंग अगर कैंडलिंग के दौरान नजर आ रही है तो ये किस चीज को इंडिकेट कर रही है, ये इंडिकेट कर रही है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ। सही है। तो एम्ब्रियो की डेथ हो चुकी है, अभी इस एक्स को फौरन बाहर निकालना होगा। तो ये आपने याद रखना है। 85 क्वेश्चन क्या है कि एन एक्सीलेंट मेथड फॉर कमर्शियली प्रिजर्वेशन ऑफ एग्स। ये बताया हुआ है आपको कि ये प्रिजर्वेशन क्यों होती है, ताकि उनकी एग्स की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज किया जा सके, ताकि उनको हम बहुत काफी टाइम के लिए रख सकें, स्टोर कर सकें। तो इसके लिए कमर्शियली मेथड, ये हमने वहां पे भी पढ़े थे, कोल्ड स्टोरेज, पास्चुराइजेशन, थर्मोस्टेबलाइजिंग, ये सारे होते हैं। बट इनमें कमर्शियली जो यूज होता है वो होता है कोल्ड स्टोरेज मेथड। ठीक है। कोल्ड स्टोरेज मेथड होता है जो क्या करता है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती हैं उसको स्लो कर देता है, और फ्रेशनेस या क्वालिटी या टेस्ट को एग्स को मेंटेन करता है। ये हो सकता है 0 से 4 डिग्री, जो हमने पढ़ा था चिलिंग वगैरह में ना टेम्परेचर, वही टेम्परेचर रिकमेंडेड होता है यहाँ पे। इसमें अंडों को रखा जाता है ताकि जो अंडे हैं वो फ्रेश रहेंगे।
ताकि वो बहुत लॉन्गर टाइम के लिए प्रिजर्व हो सके। तो कमर्शियली प्रिजर्वेशन पूछी जाए तो ये कोल्ड स्टोरेज मेथड होता है जो यूज किया जाता है पोल्ट्रीज के लिए, अंडों के लिए। 86 क्वेश्चन क्या है कि सिंगिंग टाइम फॉर पोल्ट्री, ये भी बताया था आपको सिंगिंग टाइम फॉर पोल्ट्री। सिंगिंग हमने पढ़ा था जिसमें पोल्ट्री का जो कारकेस है उसको ओवर ब्लू फ्लेम जो है ना रखा जाता है, ताकि उसमें जितने भी अनवांटेड फीडर्स वगैरह हैं वो रिमूव हो जाएं या सॉफ्ट हो जाएं, ताकि उसको हम अलग मीट पर्पस के लिए रख सकें। तो इसका टाइम होता है जनरली 5 to 10 सेकंड ओवर ब्लू फ्लेम। तो उसका जो कारकेस होता है उसको 5 से 10 सेकंड गर्म पानी के ऊपर जो है ना रखा जाता है, ताकि उसके फीडर्स वगैरह या जो स्केल्डिंग में नहीं उतरे हैं उसको भी रिमूव किया जाता है सिंगिंग में 5 to 10 सेकंड्स। बट ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। 87 क्वेश्चन, ये भी हम काफी दफा पढ़ चुके हैं। अडल्ट चिकन में क्या होता है? लेफ्ट ओवर इज फंक्शनल, बोथ ओवर इज आर फंक्शनल, ओनली राइट ओवर इज फंक्शनल। तो आपने याद रखना है अडल्ट चिकन में ओनली लेफ्ट ओवर ही फंक्शनल होती है। सही है, जो लेफ्ट ओवर ही होती है वही फंक्शनल होती है अडल्ट चिकन में। ये काफी दफा एमसीक्यूज आया है, ये आपने याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। लेफ्ट ओवर इज फंक्शनल। इसकी शेप ही याद रख लेते हैं, शायद शेप का भी पूछ ले। तो हमने ये शेप ही पढ़ी थी, इसकी शेप होती है बंच ऑफ ग्रेप्स। बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह पोल्ट्री की ओवरी की या फाउल की ओवरी की शेप होती है। ये भी एमसीक्यू वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक तो आपने याद रखना है लेफ्ट ओवरी एक्टिव होती है या फंक्शनल होती है, और ओवरी की फाउल में शेप कौन सी होती है? ग्रेप्स की तरह होती है, बंच ऑफ ग्रेप्स। सही है, यह भी एमसीक्यूज आपने जहन में बिठाना है। 89 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल डिजीज ऑफ पोल्ट्री? वायरल डिजीज कौन सी है? ऑप्शन क्या है? रानीखेत, गंबोरो, मिरेक्स डिजीज। रानीखेत भी हम पढ़ चुके हैं कौन सा है, वायरल प्रॉब्लम है। गंबोरो बेरना वायरस से होता है, जो है ना वायरल प्रॉब्लम है। मेरेक्स डिजीज हार्प्स वायरस से होता है, ये भी वायरल है। तो ऑल ऑफ दीज हमारा होगा। इसलिए मैंने आपको बैक्टीरियल बैक्टीरियल और वायरल का बता दिया था पहले ही। तो आपने इनके नाम, जो कॉमन कॉमन डिजीजेज हैं बैक्टीरियल और वायरल, उनके नाम आपको पता हो। इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता हो कि वायरल कौन सी है, बैक्टीरियल कौन सी है। अगर यहाँ पे ये भी दे दे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वायरल डिजीज, तो आपको कम से कम पता हो कि वायरल कौन सी है, बैक्टीरियल कौन सी है। तो रानीखेत भी वायरल है, गंबोरो भी वायरल है, मेरेक्स डिजीज भी वायरल है। तो यहाँ पे इसने सिंपली वायरल ही पूछा है, तो हम ऑल ऑफ दीज करेंगे कि ये सारी वायरल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रोडीनेस इन पोल्ट्री, ब्रोडीनेस के लिए हार्मोन कौन सा होता है? तो हम यहाँ पे ये एमसीक्यूज भी ऑलरेडी आई थिंक अपनी थ्योरी की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन, वेरी गुड। प्रोलैक्टिन हार्मोन ब्रोडीनेस जो जनरली नेचुरली हैंड्स में होता है, जो है ना जो उनको नेस्टिंग के बिहेवियर को स्टिमुलेट करता है, उसको ब्रोडीनेस कहा जाता है। उसमें हार्मोन जो इन्वॉल्व होता है वो प्रोलैक्टिन होता है। सही है, जिसमें एग्स हेम्स जो होती हैं वो अंडों के ऊपर जाके बैठती हैं ताकि उनकी हैचिंग हो सके। तो इसमें हार्मोन होता है कौन सा? प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, ये आपने याद रखना है। 91 में क्या है? हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवी पोजिशन इन पोल्ट्री। तो ये भी काफी दफा ऊपर ही एमसीक्यूज में हमने पढ़ा है। ओवी पोजिशन एग लेइंग को कहा जाता है। ठीक है, एग लेइंग को ओवी पोजिशन कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड भी बताया था, 24 से 26 घंटे लगते हैं। और तीसरा हार्मोन भी इसका आपको तीसरी दफा रिवाइज करवा रहा हूँ, कौन सा होता है? वेसोटोकिन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है वेसोटोकिन, जो ओविपोजिशन करवाता है। हार्मोन ओविपोजिशन के लिए होता है वेसोटोकिन। ऑक्सीटोसिन आपने नहीं करना है, गलती नहीं करनी है ये। ठीक है। और ब्रूडिनेस के लिए प्रोलेक्टिन हार्मोन यूज किया जाता है। 92 क्वेश्चन क्या है? 92 क्वेश्चन में हम जो है ना, a young bird kept under a hoover where it provided with artificial heat, feed and water for comfort and management is known as। तो जो यंग बर्ड्स हैं उनको हूवर के नीचे रखा जाता है, जिसमें उनको आर्टिफिशियली फीड, वाटर, कंफर्ट, मैनेजमेंट दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ब्रूडिंग। क्या कहा जाता है? ब्रूडिंग कहा जाता है, जहाँ पे यंग बर्ड्स या यंग चिक्स को आप रखते हैं हीट के नीचे, जहाँ जिसको ब्रूडर कहा जाता है। सही है, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ब्रूडिंग कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। 93 क्वेश्चन क्या है? कैन लार्ज ग्यूलेट एट द बेस ऑफ नेक ऑफ बर्ड्स वेयर फीड इज टेम्पररी स्टोरेज। अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो ये वर्ड आपने जरूर याद रखना है, ये आपको जरूर मिला के देगा स्टेटमेंट में।
फीड इज टेम्पररी स्टोरेज कहाँ पे होती है, आपको ऊपर भी बताया था कि जो पोल्ट्री का एक आर्गन है क्रॉप, क्रॉप जो नेक की नीचे जो सोइलिंग होती है इन लार्ज पार्ट होता है, जहाँ पे फीड टेम्पररी स्टोरेज होती है उसको क्रॉप कहा जाता है। सही है, तो ये आपने याद रखना है। 94 क्वेश्चन क्या है, द शेडिंग एंड रिप्लेसिंग ऑफ फीदर्स इन बर्ड इज नोन एज कॉल्ड। तो ये हमने ऊपर भी पढ़ा हुआ है, इसको मोल्टिंग कहा जाता है। मोल्टिंग की ये डायरेक्ट डेफिनेशन है, पेपर में अगर आएगी तो इसी फॉर्म में आ सकती है कि शेडिंग एंड रिप्लेसिंग ऑफ फीदर्स, फीदर्स की जब भी शेडिंग होती है या रिप्लेसिंग होती है बर्ड्स में, उस प्रोसेस को मोल्टिंग कहा जाता है। 95 क्वेश्चन क्या है कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ विंग इन पोल्ट्री, जो पोल्ट्री के विंग्स होते हैं उनको जब सर्जरी करके रिमूव किया जाता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है, ये हमने थ्योरी में पढ़ा था, पिनियोनिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिनियोनिंग कहा जाता है। डबिंग किसे कहा जाता है, जब कॉम्ब एंड वेटल को रिमूव किया जाता है, ये ऊपर पहले एमसीक्यूज में बताया भी था, कॉम्ब एंड वेटल को रिमूव किया जाता है उसको डबिंग कहा जाता है। डी बीकिंग किसे कहा जाता है, जब बीक को ट्रिम किया जाता है उसको डी बीकिंग कहा जाता है। और केपुनाइजेशन किसे कहते हैं, ये प्रोसेस होता है जिसमें सर्जिकली केस्ट्रेशन करते हैं बर्ड्स की। तो जो केस्ट्रेटेड बर्ड्स होते हैं या फाउल होते हैं उसको केपून कहा जाता है, ये वर्ड भी याद रखिएगा। केपून क्या है, के केस्ट्रेटेड फाउल को कहा जाता है केपून, और इस प्रोसेस को केपुनाइजेशन कहा जाता है। तो जो विंग्स वगैरह होते हैं उसको रिमूव करने के लिए उसको कहा जाता है पिनियोनिंग। सही है, तो ये आपने एमसीक्यूज याद रखना है। 96 क्वेश्चन क्या है, पोल्ट इज यंग वन ऑफ, पोल्ट किस के यंग वन को कहते हैं, ये भी हमने कंसाइज मटेरियल में इससे पढ़ा था। पोल्ट इज यंग वन ऑफ टर्की, टर्की के यंग वन को पोल्ट कहा जाता है, इसमें चिकन में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। पोल्ट किसका यंग वन है, टर्की का यंग वन होता है। सही है, तो ये आपने याद रखना है। द यंग वन ऑफ डक, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपको बताया था ये एमसीक्यूज में आता है, तो यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि डक के यंग वन को क्या कहा जाता है, डक के यंग वन को ड्रेक कहा जाता है। ड्रेक इज यंग वन ऑफ डक। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज आपने याद रखना है, और इसकी फीमेल को डकी कहा जाता है। तो ड्रेक आपने याद रखना है, ये जो है ना, यंग वन ऑफ डक। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मस्कवे डक, मस्कवे डक का भी इंक्यूबेशन पीरियड बताया था आपको 35 डेज। सही है, मस्कवे डक का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है जो है ना 35 डेज। साइंटिफिक नेम ऑफ डक, साइंटिफिक नेम डक का क्या होता है, साइंटिफिक नेम भी हमने आपको शॉर्ट फॉर्म्स में मैंने याद करवाया था कि डक का आपने याद रखना है एनस के नाम से। एनस जो होता है ये डक का साइंटिफिक नेम है। मेलीग्रस किसका है, मेलीग्रस जो होता है वो होता है टर्की का। ठीक है, ये साइंटिफिक नेम से, तो ये आपने रिवाइज करने हैं। गेलस किसका है, गेलस चिकन्स या फाउल का साइंटिफिक नेम है, गेलस डोमेस्टिकस। तो ये आपने नाम याद रखने हैं, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म्स में साइंटिफिक नेम आ जाते हैं। एक वेट ऑफ ओस्ट्रिच जो होता है उसका एक का वेट कितना होता है, ये भी एक एमसीक्यूज आ सकता है पेपर में। तो आपको बताया था 1600 ग्राम, 1600 ग्राम ओस्ट्रिच के अंडे का वजन होता है, ये सबसे लार्जेस्ट होता है। यहाँ अगर केजी में पूछे तो 1.6 केजी। सही है, तो ये भी एमसीक्यूज आपने याद रखना है, 1600 ग्राम ये ओस्ट्रिच के एक का वेट होता है। उसके बाद 101 में क्या है कि केमिकल डाइजेशन इन बर्ड्स कहाँ पे होती है, केमिकली डाइजेशन। तो आपको बताया था प्रोवेंटिकुलस में केमिकल डाइजेशन होती है बर्ड्स की, जहाँ पे जो है ना क्या कहते हैं HCl वगैरह सीक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो डाइजेशन करने में मदद देता है। और अगर मैकेनिकल डाइजेशन पूछी जाए तो वो भी आपको एमसीक्यूज पता हो, मैकेनिकल डाइजेशन होती है गिजर्ड में। किस में होती है, गिजर्ड में मैकेनिकल डाइजेशन होती है। सही है। 102, साउंड प्रोड्यूसिंग आर्गन ऑफ फाउल, फाउल का जो साउंड प्रोड्यूसिंग आर्गन होता है वो कौन सा होता है, आपको बताया था ले सेरेंक्स। सही है, सेरेंक्स जो होता है वो बर्ड्स के केस में, फाउल के केस में साउंड प्रोड्यूसिंग आर्गन होता है। बाकी एनिमल्स में कौन सा होता है, लेरेंक्स होता है।
ठीक है, ये भी आपको बताया था। तो बर्ड्स में जब भी पूछे साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, तो आपने फेरेंक्स करना है। 103 कौन सा एमसीक्यू है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन फाउल। फाउल में क्या चीज एब्सेंट होती है, हमेशा याद रखिएगा। एक डायाफ्राम एब्सेंट होता है, और उसके साथ साथ लिम्फ नोड, ये दोनों चीजें फाउल में एब्सेंट होती हैं। तो ये कभी एक चीज भी पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन फाउल, तो मोस्ट प्रोबेबली वो डायाफ्राम ही देता है। बट दोनों आपको क्लियर होने चाहिए, लिम्फ नोड एंड डायाफ्राम दोनों फाउल में एब्सेंट होते हैं, तो बोथ ए एंड बी। सही है, तो ये आपने याद रखना है। नॉर्मल ह्यूमिडिटी लेवल फॉर पोल्ट्री हाउस, पोल्ट्री हाउस के लिए नॉर्मल जो मॉइस्चर लेवल होती है वो कितनी रखी जाती है, आपको बताया था 55 to 65%। ये नॉर्मल पोल्ट्री हाउस की रेंज है नमी की। ठीक है, 55 to 65%। बाकी इंक्यूबेशन वगैरह में हमने अलग अलग पढ़ी थी। 105 क्वेश्चन क्या है कि पेरोसिस इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, किसकी डिफिशियंसी से होता है चिकन में पेरोसिस, ये कंडीशन भी हमने पढ़ी थी। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, इनकी वजह से नहीं होता है, कोलिन की वजह से होता है। पेरोसिस जो होती है बर्ड्स में, ये कोलिन की वजह से होती है। ठीक है, तो ये भी एमसीक्यूज आपने याद रखना है। ये भी एक अच्छा एमसीक्यूज है। डैश डैश इज कॉमन पोल्ट्री डिजीज काज्ड बाय इमेरिया। इमेरिया जो आपको एक स्पेशी पढ़ाई थी, इसकी वजह से कौन सा प्रॉब्लम होता है पोल्ट्री में। गंबोरो तो नहीं होता, रानीखेत, कोरैसा ये नहीं होते, कोक्सीडोसिस पढ़ा था ना, कोक्सीडोसिस, सिकल कोक्सीडोसिस, ये एमीरा टेनिला एमीरा स्पेशीज से ये होते हैं। तो ये एमीरिया से होते हैं कोक्सीडोसिस प्रॉब्लम पोल्ट्री में। ठीक है, जब ब्लडी डायरिया वगैरह होते हैं। 107 क्वेश्चन क्या है कि एवियन इन्फ्लुएंजा काज्ड बाय, एवियन इन्फ्लुएंजा किससे होता है, कोरोना वायरस से नहीं होता। इससे कौन सी डिजीज होती है, आईबी होती है। बेरना वायरस से कौन सी होती है, बेरना वायरस से गंबोरो होती है। तो एवियन इन्फ्लुएंजा किससे होती है, आपको एक फैमिली बताई थी, अर्थोमैक्सोवेरिडाई। ठीक है, ये खुद एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है, इसकी फैमिली है अर्थोमैक्सोवेरिडाई। यह एवियन इन्फ्लुएंजा को काज करवाता है। विच वैक्सीनेशन इज कॉल्ड द हेचरी वैक्सीनेशन। हेचरी वैक्सीनेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट डे पे की जाती है। सही है, कब की जाती है, फर्स्ट डे पे की जाती है। तो हेचरी वैक्सीनेशन इसको कहा जाता है, और ये किस में होता है, मेरेक्स डिजीज में होता है। सही है, तो ये भी एमसीक्यूज आपने याद रखना है। हेचरी वैक्सीन पूछे या फर्स्ट डे का वर्ड दे, दोनों के केसेस में मेरेक्स डिजीज होगी, जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फर्टाइल एग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ वॉकिंग एंड ईटिंग, तो इसको क्या कहा जाता है, ये भी हमने डेफिनेशन आई थिंक सो पढ़ी हुई है। जिसमें जो है ना कि फर्टाइल जो एग है वो वॉकिंग या ईटिंग करने के लिए के काबिल हो जाता है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है हेचिंग। इंक्यूबेशन में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। सही है, तो हैचिंग जब होती है उसमें जो एग होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। वो अलरे क्या करना शुरू कर देता है, वाक भी करना शुरू कर देता है और ईट भी करना शुरू कर देता है। तो इसको हैचिंग कहा जाता है, ये डेफिनेशन में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद 110 एमसीक्यूज क्या है कि इन्फेक्शियस ब्रोनकाइटिस इज काज्ड बाय, ब्रोनकाइटिस किससे होती है, इन्फेक्शियस ब्रोनकाइटिस होती है कोरोना वायरस से। ठीक है, कोरोना वायरस से आईबी डिजीज होती है। यह भी आपको कॉजेटिव एजेंट बताया हुआ है। वन 111 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कैनिबलिज्म कैन बी प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग, किस चीज से प्रिवेंट किया जाता है, किस चीज को अवॉइड किया जाता है इस कंडीशन से बचने के लिए, वेंटिलेशन, ओवर क्राउडिंग, मेडिसिन। तो आपने याद रखना है, आपको इसका मेजर काज बताया था कि ये ओवर क्राउडिंग से भी होती है कैनिबलिज्म। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या खत्म करेंगे, ओवर क्राउडिंग को खत्म करेंगे, तो ये खुद ब खुद कंडीशन खत्म हो जाएगी। तो ये एमसीक्यूज भी आपने याद रखना है कि कैनिबलिज्म को किस तरीके से प्रिवेंट किया जाता है, ओवर क्राउडिंग को अवॉइड करेंगे तो ये चीज खत्म हो जाएगी। 112 नंबर क्वेश्चन क्या है, द केमिकल एजेंट यूज टू डिस्ट्रॉय पैथोजेंस ऑन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को पे जो पैथोजेंस वगैरह हैं उसको रिमूव करने के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, आपको बताया था एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, एंटी माइक्रोबियल।
तो आपको बताया था जब भी नॉन लिविंग की बात आए, जिसमें आपके फ्लोर्स हो गए, विंडोज हो गई, और जो है ना दीवारें हो गई, इन चीज़ों पे जो पैथोजेंस वगैरह होते हैं उनको किस केमिकल से रिमूव किया जाता है? तो उसमें डिसइंफेक्टेंट आते हैं, जिसमें फार्मलीन है, फिनोल है, ये सारे डिसइंफेक्टेंट हैं। ठीक है, फिनोल एग्जांपल बता रहा हूँ। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? वो केमिकल जो लिविंग टिश्यूज पे पैथोजेंस को रिमूव करते हैं, ये याद रखिएगा। एंटीसेप्टिक्स वो होते हैं जो लिविंग टिश्यूज पे पैथोजेंस को रिमूव करते हैं, जैसे डिटोल वगैरह है, हाइड्रोजन पराक्साइड है, आयोडीन है, ये सारे एंटीसेप्टिक्स हैं। एंटी माइक्रोबियल क्या होते हैं? वो केमिकल्स या ड्रग्स जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकता है, जिसमें बैक्टीरिया है, फंजा है, वायरस है। तो ये सारे क्या है? माइक्रोब्स हैं। इसकी जो है ना पैथोजेंस को रोकने वाले सब्सटेंस एंटी माइक्रोबियल कहलाते हैं। जैसे एंटीबायोटिक्स आ गए इसके एग्जांपल में, या एंटी फंगल आ गए, एंटी वायरल एजेंट आ गए। तो ये एंटी माइक्रोबियल कैटेगरी में आते हैं। एंटीसेप्टिक में लिविंग टिश्यूज पे पैथोजेंस को रिमूव करने को एंटीसेप्टिक, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स या नॉन लिविंग थिंग्स पे पैथोजेंस को रिमूव करने को डिसइंफेक्टेंट कहा जाता है। सही है, तो ये आपने एमसीक्यूज याद रखना है। लेंथ ऑफ ओव्यूलेटरी साइकिल इन बर्ड्स, ये वही है जिसमें हमने ओवी पोजीशन में चीजें पढ़ी थी। ओवी पोजीशन की लेंथ क्या होती है? सेम ऑप्शन दिया हुआ है, 24 से 26 घंटे। ठीक है, ओव्यूलेटरी साइकिल है ये। 114 क्वेश्चन क्या है कि विच ऑर्गन इन बर्ड सर्व ए सिमिलर फंक्शन टू ह्यूमन लिवर। ठीक है, तो लिवर का, ह्यूमन के लिवर की तरह बर्ड्स का कौन सा सेम ऑर्गन फंक्शन करता है? अभी ये थोड़ा ना लॉजिकल क्वेश्चन भी है और कंफ्यूजन वाला भी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। जी जी, प्रोवेंटिक्यूलस होगा, बट देखे ना यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज भी होंगे, तो समझिएगा। लिवर का काम होता है मेटाबॉलिज्म का, कार्ब्स फैट एंड प्रोटीन्स का ये काम होता है। यहाँ डिटॉक्सिफिकेशन का होता है, टॉक्सिन्स वगैरह को जी जी रिमूव करता है। या बाइल भी हमने पढ़ी थी ना कि लिवर से प्रोड्यूस होती है बाइल। बाइल की प्रोडक्शन हो गई, स्टोरेज का काम, प्लाज्मा प्रोटीन, ये सारे लिवर के काम होते। अभी आप देखें गिजर्ड है, तो गिजर्ड काम नहीं करता, गिजर्ड सिर्फ ग्राइंड करता है फूड को। सही है। स्प्लीन क्या काम करता है? स्प्लीन अम्यून ऑर्गन है, जो डब्ल्यूबीसी वगैरह बनाता है, इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है। या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज इसको बोला जाता है, तो ये फिल्टरेशन का काम करता है। क्रॉप टेम्पररी स्टोरेज होता है। प्रवंटिक्यूलस भी काम नहीं करता लिवर की तरह, बट थोड़ा सा सिमिलर अगर हम देखेंगे। अगर यहाँ पे लिवर होता ना तो लिवर हम करते कि पोल्ट्री में भी जो लिवर होता है वही सेम लिवर की तरह काम करते हैं। बट इसने दिया ही नहीं है, तो हम प्रवंटिक्यूलस की तरफ जाएंगे। क्यों प्रवंटिक्यूलस की तरफ जाएंगे? क्योंकि प्रवंटिक्यूलस जो है वो थोड़े बहुत इंजाइम सीक्रेट करता है। सही है, लिवर की तरह थोड़े बहुत इंजाइम डाइजेशन के लिए जो है ना प्रोड्यूस करता है। बाकी और इन ऑप्शन में से कोई भी नहीं है जो लिवर की तरह काम करे। जैसे हमने पढ़ा था ना HCl वगैरह, ये सारे क्या होते हैं? ये फीड को डाइजेस्ट करने में मदद देते हैं, क्योंकि लिवर का भी यही काम होता है कि वो डाइजेशन को एनहेंस करता है। वो स्लाइटली मैच करता है ये प्रोवेंटिकुलस बाकी इन तीनों के अलावा। क्योंकि ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी नहीं है, चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम रिस्क लेके प्रवंटिकुलस करेंगे। क्योंकि थोड़ा बाइल वगैरह नहीं बनाता प्रवंटिकुलस, मेजर फंक्शंस लिवर की तरह नहीं करता, बट कुछ कुछ काम करता है जिसमें वो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है, ताकि फीड की डाइजेशन हो सके या मेटाबॉलिज्म हो चुके। तो इन ऑप्शन में अगर सूटेबल देखा जाए तो प्रवंटिकुलस ही होगा, जो ह्यूमन की लिवर की तरह काम करता है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आज का 115, क्या एग्जांपल ऑफ ट्रांस ओवरियन ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन इन पोल्ट्री? ट्रांस ओवरियन ट्रांसमिशन किससे कहते हैं? ये मैंने आपको पहले भी बताई थी कि वो पैथोजन जो हैंड से एक की तरफ ट्रांसमिट होते हैं वाया ओवरी। ठीक है, यहाँ इसको समझिए, मदर टू ऑफ स्प्रिंग इसको कहा जाता है, और ट्रांस ओवरियन ट्रांसमिशन हमने पढ़ा था ना, एक होती है हॉरिजेंटल ट्रांसमिशन जो डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से होती है, तो हॉरिजेंटल नहीं है, ये है ट्रांस ओवरियन ट्रांसमिशन जो हैंड से एग में पास होती है। साल्मोनिला, पास्चुरिला, इकोलाई, माइकोप्लाज्मा, इनमें से अगर बेस्ट ऑप्शन देखा जाए तो वो साल्मोनिला है, जो हैंड टू एग ट्रांसमिट होती है, ओवरी। बाकी माइकोप्लाज्मा ये रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स है, इकोलाई, पास्चुरिला
फाउल कॉलरा करवाता है, तो ये सारे वहां पे फ्लॉक के अंदर ही ट्रांसमिट होते हैं। ये हेन तो एक ट्रांसमिट नहीं होते, हमको बताया भी था एक एग्जांपल हॉरिजेंटल, और जब हमने पढ़ी थी तो वहां पे कि साल्मोनेला हॉरिजेंटल नहीं है, ये साल्मोनेला ट्रांस ओवरियन ट्रांसमिशन है।